नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज के सेशन में ना हम लोग कंप्लीट इकॉनमी करने वाले हैं। मतलब एक ही सेशन में नहीं, 2 पार्ट में ये वीडियो आएगी। और कंप्लीट इकॉनमी में लगभग हम जो इम्पोर्टेंट यूपी पीसीएस के लिए रहेगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम जो कि बजट में भी थोड़ा कवर अप होगा। यूपी का बजट इसमें ही कवर अप होगा, करंट अफेयर्स के साथ होगा, तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इकॉनमी में जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसी को कवर अप किया जाएगा, ठीक है। घटना चक्र को देख के ही, मद्देनज़र पीवाईक्यू को देख के ही बनाया गया है ये सब, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट इकॉनमी की सीरीज़ है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो होती है, 5 ईयर प्लान्स सबसे पहले आते हैं, और कब क्या कैसी चीज़ें हुई थी, कैसी उभरी थी, ये सब देखना पड़ेगा। तो देखिए 19 मॉडर्न हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी। तो हरिहरपुर सेशन और हरिपुरा सेशन, नॉट हरिहरपुर, हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन जो हुई थी वो सुभाष चंद्र बोस ने ही तो लीड की थी। तो पहला जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी 1938 की अप्रॉक्स में, सुभाष चंद्र बोस सेटअप किए थे एनपीसी को, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी को। किसके अंडर? जवाहरलाल नेहरू के अंडर। तो ये यू जो है अंडर जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, बॉम्बे प्लान आता है 1944 में। बॉम्बे प्लान में बहुत बड़े बड़े जो भी उस टाइम के कॉरपोरेट सेक्टर्स के दिग्गज थे, जैसे जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, ये सारे लोग जो थे वो आके एक तरह का प्लान प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कि कैसे काम चलेगा, कैसे चलाना चाहिए। उसी को बॉम्बे प्लान कहा गया था। तो वो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, ठीक है, बॉम्बे में। तो बहुत सारे 8 हैं लगभग नाम। फिर पीपल्स प्लान आता है। पीपल्स का प्लान 1945 में आता है। एम.एन. रॉय जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बनाने का जो आइडिया दिए थे, एम.एन. रॉय जी ने दिया था 1934 में। और इस टाइम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करने के लिए बोला जाता है, एम.एन. रॉय बोलते हैं, ठीक है। और ये 10 साल के लिए आती है लगभग। फाइनली गांधी प्लान 1944 में भी वही है कि इम्फेसाइज करता है डिसेंट्रलाइजेशन को। गांधी जी हमेशा पंचायती राज और ये सब चीज़ों में ही थे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट सर्वोदय प्लान, सर्वोदय, सबका उदय करके, ठीक है। सर्वोदय में क्या होता है कि आइडिया विनोबा भावे जी थे, जो कि इंडिविजुअलिस्ट सत्याग्रह करवाए थे, ठीक है। जेपी नारायण जो हैं वो उनके वो रहते हैं। एग्रीकल्चर और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे ये फोकस किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं 5 ईयर प्लान्स और उसके इंडिपेंडेंस के बाद। देखो प्लानिंग की जो चीज़ है ना, 5 ईयर प्लान्स या प्लानिंग की जो FIVC यूएसएसआर से लिया गया था, मतलब यूएसएसआर से प्रभावित होकर लिया गया था। और 12 5 ईयर प्लान्स आए थे। पहले 1951 में आया, ठीक है। तो देखो पहला 1951 में आया, तो 1951 से लेकर 56 तक रहा। इसको हेरोड डोमर मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। तो हेरोड, H से हार्ड, हेरोड डोमर मॉडल का होता है। मेन फोकस इसकी एग्रीकल्चर है। फिर इसके जो ग्रोथ का रेट है 3.6 था, लेकिन टारगेट इसकी 2.1 ही थी। सोचो ग्रोथ से मतलब टारगेट से ज़्यादा ये पाया था, बहुत सक्सेसफुल रहा था। इस टाइम मेत्तूर डैम जो कि कावेरी रिवर पे है, कावेरी रिवर पे स्टैनले रिजर्वायर भी है, स्टैनले रिजर्वायर है तमिलनाडु में, कावेरी रिवर पे है। मेत्तूर डैम है, ठीक है। टी से तमिल, ती से तूर, मत्तूर। हीराकुड डैम जो है महानदी रिवर पे है, उड़ीसा में है। ये यूपीपीसीएस का पिछली बार का मैच द फॉलोइंग में था, ये हीराकुड डैम वाला, ठीक है। हीराकुड डैम ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, बाखरा जो है वो भी सतलज डैम पे ही है, हिमाचल प्रदेश पंजाब में आता है। तो ये सब की वजह से पहली बारी में, मतलब जो पहला 5 ईयर प्लान था, तो 3 डैम बन गए थे, मैत्यूर डैम, हीराकुड डैम, बाखरा डैम। तो बाखरा सतलज पे है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान जो बना था, उसकी भी टारगेट लगभग 4.3 थी, लेकिन 4.5 थी, 4.3 ही एक्चुअल ग्रोथ आ पाई थी, बेस्ड ऑन द पीसी के महलनोबिस मॉडल। तो पहले H आता है फिर M आता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। पहले हेरोड मॉडल आया था, फिर पीसी महलनोबिस मॉडल आया था। और ये इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। IITs, IIM जो जवाहरलाल नेहरू बनवाए थे, इसी टाइम बने थे। इस टाइम ही जमशेदपुर, भिलाई पावर प्लांट्स, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जो है वो बना था। अब आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान में। गदगिल योजना के बेसिस पे था, गदगिल कमेटी, वही PRI वाले, पंचायती राज कमेटी वाले। और नेट अचीव्ड ड्यू टू द चाइना एंड द ये पाकिस्तान वॉर। तो ये थोड़ा सा वो हो गया था, अचीव नहीं हो गया था, अचीवमेंट नहीं हो पाई थी, नॉट अचीव्ड है वो, अचीवमेंट नहीं हो पाई थी उतनी ज़्यादा। तो 1961 से 66 तक यही था, वो चाइना पाक वॉर जो चला। 3 एनुअल प्लान्स आए थे 66 से लेकर 69 तक। प्लान हॉलीडे कहते हैं इसे, मतलब
रह गए थे, ठीक है। तो प्लान हॉलीडे 3 साल तक का रहता है। इसी टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था। इस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि नीड्स थी कि लोग पास खाने के कुछ नहीं था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था, ठीक है। MS स्वामीनाथन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 4th 5 ईयर प्लान पे। 1969 से लेकर 74 तक चला था। टारगेट ग्रोथ इसकी 5.7% है और गरीबी ये हो गया था बस ग्रोथ। 5th 5 ईयर प्लान ये सब ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पहला दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट था। गरीबी हटाओ, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। फिर रोलिंग प्लान आया, इसका मतलब 2 बार रोलिंग प्लान आ चुका है, 78 से लेकर 80 तक। फिर 6th 5 ईयर प्लान भी आया। 7th में बहुत बड़ा सक्सेस मिला। प्राइवेट सेक्टर्स थोड़ा ज़्यादा हो गया 7th में थोड़ा सा। अब पहले क्या लाइसेंसिंग राज चलता था, फिर बाद में धीरे धीरे समझा गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर की अपनी रोल है, सब पब्लिक ही करते, सब गवर्नमेंटेड था सब चीज़ें। और बस नेक्स्ट पे देखते हैं 8th 5 ईयर प्लान पे। 1992-97 में एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ पे 9th 5 ईयर प्लान आया जब ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। तो 50 साल की इंडिपेंडेंस में मना चुके। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ में, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करते हैं। 9th ईयर 5 ईयर प्लान जो चला रहे थे ना, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी लेके आए थे कि ग्रोथ भी है, जस्टिस भी, इक्विटी भी है। तो 50 साल इंडिपेंडेंस के पूरे कर चुके थे। तो रही बात, उतनी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी नहीं, पर ठीक है, वो पहला, दूसरा और तीसरा 5 ईयर प्लान आपको रटे होने चाहिए। फिर आते हैं 10th 5 ईयर प्लान पे। क्लीन वाटर की बात हो रही थी। पॉवर्टी को कम किया गया था 15% तक, 2012 तक ख़त्म कर दिया गया, लगभग कम किया गया था, ख़त्म तो नहीं हो सकता था। 11th 5 ईयर प्लान आया था, प्रिपेयर्ड बाय द सी रंगराजन सर थे, उन्होंने किया था। फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ। अब जाके ना 11th और 12th 5 ईयर प्लान में ना ये लोग इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें देखने लगे थे लोग। तो 12th वाले में फास्टर, मोर, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ आ गई थी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान सारे बंद कर दिए गए। 5 ईयर प्लान सारे बंद कर दिए गए। जैसे नीति आयोग जब आया, उसको हटा के नीति आयोग आया। फिर आते हैं नीति आयोग में PM एज ए चेयरपर्सन, PM एज ए चेयरपर्सन, ठीक है। VC जो अपॉइंट होते हैं PM के द्वारा ही करते हैं। सारे स्टेट के CM आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर UTs के आते हैं, और फिर होता है ये सारी चीज़ें। अब इतना हो गया, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सारी चीज़ें में। फिजिकल पॉलिसी का मतलब ही होता है राजकोषीय, मतलब राज्य का जो कोष होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, उसके बारे में बात करता है। मतलब कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए थ्रू टैक्सेशन, स्पेंडिंग प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ होगा, इंक्वायरी होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, एक्सपोर्ट का प्रमोशन होगा। उसमें भी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होती है कि इसमें एक्सपैंड करना है। एक्शंस क्या होते हैं कि लो कर दो टैक्सेस को, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी में सिर्फ टैक्स का ही लो हाई होता है और बाकी इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी में RBI का काम है, यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है। तो इंक्रीज़ कर दो, टैक्स लो हुई तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ा जाती है। या मतलब या तो लो टैक्स कर दो, या तो पहला एक्शन क्या ले सकते हो, टैक्स को लोअर कर दो, या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो। तो जो अगर टैक्स को लोअर करेंगे तो डिक्रीज़ करेंगे टैक्स को, तो सेविंग्स बढ़ाएंगे लोग, अवेलेबल होंगे फंड्स के लिए, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, लोगों की जो खर्चे हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, डिमांड भी बढ़ जाएगा। या गवर्नमेंट ही पैसे देगी तभी डिमांड बढ़ जाएगा, हाथों में पैसे आने लगेंगे ना। पहले किसानों को पैसे देती है ना 6,000, तो अगर हाथ में पैसे आएंगे तो भाई वो खरीदेंगे, कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे। इससे थोड़ा जो स्लो इन्फ्लेशन होती है, ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। इसमें भी क्या है, टैक्स को रेज करते हैं, टैक्स को बढ़ा देते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्शन लो नहीं करते, बढ़ा देते हैं। जब टैक्स बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, खर्चे कम करेंगे, ठीक है, सेविंग ज़्यादा करेंगे, स्पेंडिंग भी कम करने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिमांड भी घट जाएगी, ठीक है, लोग कम खर्च करने लगेंगे। अब आते हैं रेवेन्यू बजट। हमें बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बजट हमें पता है कि कौन से में दिया हुआ है, आर्टिकल में 112 में ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। 112 आर्टिकल में बोलता है ना कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलाइए, ठीक है। 110 वाले में तो मनी बिल की बात हो रही है। तो वो सब चीज़ें, बजट वर्ड नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो, रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि हम पैसे को ले आ रहे हैं, ठीक है, या तो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं रेवेन्यू का, या तो रिसीट ला रहे हैं, सेल, परचेज, सैलरीज एंड वेजेस का। तो ये हमारा रेवेन्यू में बजट में आता है। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है उसी में, मतलब या तो हम टैक्सेस से हम गवर्नमेंट पैसा ले रही है, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारी चीज़ें हैं टैक्स के। नॉन टैक्स में क्या है, यूज़र के चार्जेस लगवा रही है, या इंटरेस्ट रेट रिसीट में दे रही है, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इसके में आती हैं, किस में, रिसीट में, रेवेन्यू रिसीट में।
कैपिटल बजट देखते हैं। कैपिटल बजट में क्या है, प्लांट मशीनरी और इस सब पे जो पैसे खर्च होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन रिपेड कर रहे हैं, एसेट का क्रिएशन कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट का रिसीट कैसा होता है, जैसे कैपिटल से भी तो पैसे आते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, बोरोइंग्स फ्रॉम द इंडियाज़, अब्रॉड से डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से पैसे आ रहे हैं, तो ये सब कैपिटल के अकाउंट के रिसीट होते हैं। एक्सपेंडिचर में ये लोन का रिपेड जा रहा है, एसेट का क्रिएशन जा रहा है, ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर डजंट क्रिएट एनी एसेट्स, ना तो एसेट कुछ क्रिएट करता है ना ही लायबिलिटी वाला। सैलरीज और इंटरेस्ट पेमेंट डिफेंस पे जाती है सबसे ज़्यादा पैसे, ठीक है, ये हो गया। और आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। कंपोनेंट्स ऑफ द बजट में क्या है, एएफएस, वही मैंने बोला, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि रिसीट आती है, और एक्सपेंडिचर जो होती है गवर्नमेंट ऑफ द करेंट ईयर्स, ठीक है। तो बजट क्या होता है कि रिसीट और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की रिसीट कितने पैसे आ रही है, कितना पैसा जाएगी उस करंट ईयर्स का, जो फाइनेंशियल ईयर्स चलता है, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट जो आर्टिकल 113 में दिया हुआ है, तो ये एस्टिमेट्स होता है किसका, एक्सपेंडिचर का, कि प्रेजेंट कैसे की जाएगी। लोकसभा में प्रेजेंट की जाती है, पता ही है, जो एलएस पास करती है। मिनिस्ट्री वाइज डिमांड फॉर ग्रांट्स ली जाती है, प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। अप्रोप्रिएशन बिल क्या हो सकता है, 114 आर्टिकल में 114 का क्लॉज जो होता है 3, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द CFI ऑफ इंडिया विदाउट इनैक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल बिना इनैक्ट किए कोई भी पैसा हम 1/54 भी CFI से पार्लियामेंट नहीं निकाल सकती है, ठीक है, पास करना ही पड़ता है। फाइनेंशियल बिल्स क्या होती हैं, 110 का एम है, इट प्रेजेंटेड टू इनैक्ट अ लॉ फॉर इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ द टैक्सेस प्रपोज इन द बजट। ये सब चीज़ें चलती है फाइनेंशियल बिल्स में। अब आता है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कोई चीज़ की कमी, ठीक है। तो डेफिसिट ऑकर होती है क्यों, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इंपोर्ट्स एक्सीड करती हैं एक्सपोर्ट से, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है, खर्चे बढ़ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, इसलिए डेफिसिट आता है। रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल सी डिफरेंस होती है कि कितना रेवेन्यू हम कमाए हैं उसके रिसीट में और कितना हमारे रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तभी तो हमें डेफिसिट आती है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये डिफाइन करता है डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट, ये वाला रेवेन्यू डेफिसिट, और क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, कितना कैपिटल हम बनाएं और रेवेन्यू डेफिसिट का, ठीक है, ये हो गया। अब फिर आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में डिफरेंस होती है किसका, गवर्नमेंट कितना अर्न कर रही है एंड टोटल एक्सपेंडिचर, क्या एक्सक्लूड करते हैं इसमें, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, ठीक है। जैसे रेवेन्यू रिसीट आई, उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर जो भी आई है उसमें से हम क्या हटा देंगे, नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्रिएटिंग जो एक्सपेंडिचर्स आएंगी ना, वो चीज़ हटा देंगे, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट को ऐसे कह लो कि इंटरेस्ट पेमेंट्स जो आती हैं ना, वो प्राइमरी डेफिसिट से, FD में से जो प्राइमरी डेफिसिट निकालनी होती है, तो FD मतलब फिस्कल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं वो माइनस कर देते हैं। बजट डेफिसिट, अभी टोटल बजट में से टोटल एक्सपेंडिचर, तो प्राइमरी क्या पढ़ा हमने कि FD मतलब फाइनेंशियल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट जो आया उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या बोल रहा है, फिस्कल कंसोलिडेशन, मतलब ये फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए FRBM एक्ट भी आया था कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ करना है, गवर्नमेंट के फाइनेंस को स्ट्रेंथ करना है, कि कम से कम चीज़ों में भी, मतलब GDP कहाँ है, कितने रेशियो बनाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें। वेरियस बजटिंग टेक्निक्स, एक तो इंक्रीमेंटल होती है एक्टिविटी होती है, जीरो बेस्ड बजटिंग होती है, वुमेन बजटिंग होती है, बहुत सारी तरह की बजटिंग होती है ताकि हम उस हिसाब से पैसे निकालें और उस पर्टिकुलर एरिया पे काम करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें। टर्म्स देख लेते हैं, बहुत सारे टर्म्स पूछे जाते हैं, डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। फिस्कल ड्रैग क्या होता है, ड्रैग करना मतलब क्या, किसी घसीटना, किसी को घसीट रहे हैं, घसीटना। तो इट इज़ अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है जहाँ पे इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन पुश करती है इनकम को इनटू द हायर टैक्स ब्रैकेट, कि इतनी महंगाई है कि हम वो सामान हम मजबूरी में खरीद ही रहे हैं। द इंक्रीज़ इन द इनकम टैक्स बट नो इंक्रीज़ इन द रियल परचेसिंग पावर, सरकार टैक्स लेना शुरू कर दी है पर परचेसिंग पावर में कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है, इनके पास उस हिसाब से पैसे नहीं आ रहे, जैसे महंगाई के हिसाब से सैलरीज इंक्रीमेंट बढ़ती रहती है सबकी, तो वो चीज़ें नहीं है। फिस्कल न्यूट्रलिटी क्या होती है, फिस्कल न्यूट्रलिटी पता ही है कि बराबर है बैलेंस, जितना लोग आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, ऐसा करके। अब आते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होती है ना, एक तरह का कुछ एक्सेसिव बोरोइंग्स अगर गवर्नमेंट ले ली है ना, और प्राइवेट सेक्टर्स का भरोसा उठ गया कि अरे यार यहाँ पे तो कोई चीज़ उम्मीद ही नहीं है, यहाँ पे तो पैसे ही नहीं है, तो वहाँ से जो प्राइवेट सेक्टर्स वहाँ से हटना शुरू करती है ना, जैसे जब भी इंटरेस्ट रेट हम कम देने शुरू करते हैं और मान लो USA इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देती है तो वो उठ के वहाँ भाग जाती है, ठीक है।
मतलब हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकती है, पर दूसरे का कि इंटरेस्ट रेट कम होता है किसी चीज़ पे तो वहाँ पे भाग जाएगी, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं लोग, यहाँ पे उतनी नहीं है। पंप प्राइसिंग क्या होती है, सॉरी पंप प्राइसिंग क्या होती है, कोई भी गवर्नमेंट में पुट करना पैसे, स्पेंड करना गवर्नमेंट में। पंपिंग मतलब क्या होता है, पंप करना, डालना होता है पैसे को डालना। फिर आते हैं ट्विन डेफिसिट, ये सबसे ख़तरनाक होती है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का दोनों का होती है। करंट अकाउंट डेफिसिट्स क्या होती हैं, वो होती हैं ऐसे कैपिटल या करंट वाले, करंट में जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, उस सब की डेफिसिट। और एक फिजिकल मतलब जो गवर्नमेंट है रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है राजकोष में, ठीक है। फिजिकल क्लिफ क्या होती है, क्लिफ एक कॉम्बिनेशन होती है एक्सपायरिंग टैक्स कट्स का और अक्रॉस द बोर्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट्स, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिकल कट क्लिफ, ठीक है, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी होगी, उसके बेसिक्स हम देख लिए, कौन सा बजट और कौन सा डेफिसिट है। मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग, ठीक है। 1934 में आरबीआई बनी थी, एक्ट आया था उसकी वजह से। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। उसमें भी एक्सपेंशन मतलब गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी पैसे, इसका मतलब यहाँ पे आरबीआई का रोल है, तो आरबीआई कम जाके वो करेगी, ठीक है। तो एक्सपांशनरी हो गई। फिर कॉन्ट्रैक्शनरी हो गई, प्लेइंग विद द इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट के साथ प्ले किया जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है इट रेजेस द सीआरआर, मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरल प्राइस राइज, कोई भी चीज़ की महंगाई हो जाना, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ये हो गया। तो इन्फ्लेशन में इट रेजेस द सीआरआर एंड एसएलआर, इन्फ्लेशन आती है ना तो आरबीआई का एक्शन क्या होता है, सीआरआर और एसएलआर, ये सब सारी चीज़ें जो हम ना बेसिक्स वाली सारी की सारी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वहाँ से लेके लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। और हम इकॉनमी कंप्लीट कर लेंगे, डैम श्योर है। और उसके साथ बजट तो सही से कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। जो बजट होगा वो और ज़्यादा सही से कंप्लीट कर लिया जाएगा। बजट मीन्स यूपी का भी बजट और यूनियन बजट भी, ठीक है, क्योंकि वो उससे क्वेश्चंस लाजमी होते हैं आना, ठीक है। थैंक यू।